देखिए, अप्रत्यक्ष जो विधियां होती हैं इनको अपन दो भागों में बांटते हैं। एक प्राथमिक मनोरचनाएं और एक होती हैं गौण यानी सेकेंडरी, प्राइमरी मेंटल और दूसरी सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म। ठीक है, अब प्राथमिक और गौण का मतलब समझ लीजिए। प्राथमिक मनोरचनाएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि का नॉर्मली आपको मतलब बता दूं कि ये विधियां जो होती हैं इनका जैसे आप प्रयोग करोगे तो आपका जो तनाव है, आप पे जो दबाव है वो या तो एकदम से कम हो जाएगा या एकदम से समाप्त हो जाएगा। मतलब आपको यदि लंबा जीना है दोस्तों और बड़ा खुश रहना है, मस्त रहना है, तो आपको इनका प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि आपने इनका प्रयोग नहीं किया तो ज़िंदगी में तूफान आते जाएंगे और आप हारते जाओगे। मैं आपको यही कहूँगा इस चैप्टर के माध्यम से, ये इतना प्रैक्टिकल चैप्टर है, अपनी ज़िंदगी में काम आने वाला चैप्टर है कि ज़िंदगी में जब भी परेशानियाँ आएँ तो कभी भी अपने ऊपर कंप्लीटली मत लीजिए, उनको स्थानांतरित कर दीजिए। ये हमें अप्रत्यक्ष विधियाँ सिखाती हैं। इनसे तनाव कम होता है, इनसे तनाव समाप्त होता है। और मान लीजिए लाइफ में आपने कुछ गलत कर भी दिया, हो जाता है कई बार भावनाओं के बस कि यार मेरे से गलती हो गई, तो गलती होने के बाद जब ये गिल्टी का फील करोगे ना, यार मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं घटिया इंसान हूँ, मतलब आप सुसाइड करेंगे। तो बेहतर तरीका है कि आप अपने आप की रक्षा कीजिए कि जो किया मैंने सही किया। ठीक है, मतलब ये युक्तियां जैसे आप प्रयोग करेंगे तो आपने गलत करने के बाद भी आपको ये लगेगा कि यार औरों ने भी किया है, मैंने भी कर लिया। तो ये आप में उपयुक्तता का भाव पैदा कर देती हैं प्रत्यक्ष विधियां, आपके व्यक्तित्व का रक्षा कवच कहलाती हैं। सिगमंड फ्रायड ने इनका सबसे पहले प्रयोग किया। इनसे तनाव कम होता है, इनसे दबाव कम होता है और इनके द्वारा वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। ये अप्रत्यक्ष विधियां। अब बड़े आराम से समझना है इनकी। सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं। प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं क्या है दोस्तों, इनको थोड़ा सा समझना है। प्राथमिक में अपन 7 मानसिक मनोरचनाओं की चर्चा करेंगे। ये क्या करती हैं कि प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से, स्वतंत्र रूप से मानसिक तनाव है, आपका संघर्ष है या चिंता है, इसको दूर कर देती हैं या इसकी जो गति है उसको एकदम से कम कर देती हैं। और इसमें स्पेशली 7 युक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई हैं। दमन रिप्रेशन, प्रतिगमन रिग्रेशन, प्रतिक्रिया निर्माण रिएक्शन फॉर्मेशन, युक्तिकरण रेशनलाइजेशन, रूपांतरण कन्वर्जेशन और उदातीकरण सब्लिमेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, तो इसको बड़े आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन जो चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे, प्राथमिक मानसिक मनोरचनाओं की। उसके बाद मैं आपको गौण की भी चर्चा करूंगा। गौण इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो मुख्य जो युक्तियां होती हैं, प्राथमिक जो मानसिक मनोरचनाएं होती हैं, उनकी क्या करती हैं, मदद करती हैं, इसलिए इनको क्या माना गया, गौण माना गया। तो सबसे पहले अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं, प्राथमिक मानसिक मनोरचनाओं की। अब देखिए, इनका मैंने अर्थ बता दिया। 1 नंबर पे अपन चर्चा जो कर रहे हैं, प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं। तो प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं क्या होती हैं, इनको थोड़ा सा आपको आराम से समझना है। पहली युक्ति जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ युक्तिकरण। युक्तिकरण क्या है साहब, रेशनलाइजेशन। अब इसको समझना है। देखिए, इंग्लिश में अपने इसको रेशनलाइजेशन बोल दिया, RATION रेशनलाइजेशन। ठीक है, इसको आप युक्तिकरण कह दीजिए, इसको आप संयुक्तिकरण कह दीजिए, इसको आप औचित्य स्थापन कह दीजिए। नाम बहुत ज़्यादा बदलता है, ये आपकी सबसे बड़ी साइकोलॉजी की सबसे बड़ी समस्या है। आप ये सोचेंगे मैं एक नाम पढ़ के चला जाऊँ, काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे नाम। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी नाम हैं वो सब मैं आप लोगों को बता दूं, ताकि आपको ये टेंशन नहीं रहेगी सर कोई और भी नाम आ सकता है क्या। तो इसका मूल नाम जो है वो क्या है, रेशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण। इसको आप संयुक्तिकरण कह दें, आप इसको औचित्य स्थापन कह दें। ठीक है, और इसको संयुक्तिकरण या युक्तिकरण मतलब एक ही बात है, समझना आपको इसका मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल सी युक्ति है। आप अपनी जिंदगी में कोई भी कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद क्या करते हैं, उसमें मान लीजिए आपको थोड़ी सी असफलता मिल जाती है, किसी भी रूप में असफलता मिली। ठीक है, गलत हो गया आपसे, गड़बड़ हो गई कोई भी कार्य में, तो वो कार्य आप उसमें असफल हो गए। तो अपनी असफलता के पीछे आप कोई भी बहाना बनाओ, मतलब कोई ऐसा तार्किक कारण ढूंढ दो कि यार मेरी कोई गलती नहीं थी असफलता के पीछे, ये परिस्थितियां थी जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया और मैं असफल हो गया। मतलब अपनी असफलता के पीछे कोई भी तार्किक कारण को ढूंढकर उस असफलता का औचित्य स्थापित कर देना, ये क्या कहलाता है, युक्तिकरण कहलाता है। और रिट शायद 16 में एक प्रश्न आया था, इसको परिमेयकरण शब्द नाम आ गया था। क्या आ गया था, परिमेयकरण। तो एक ही बात है, परिमेयकरण शब्द आ जाए, युक्तिकरण शब्द आ जाए, औचित्य स्थापन शब्द आ जाए, संयुक्तिकरण शब्द आ जाए, रेशनलाइजेशन इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, तो वास्तविक इसका अर्थ समझना। देखिए, एग्जाम्पल कैसे बना सकता है, एग्जाम्पल कभी भी साइकोलॉजी में फिक्स नहीं होते हैं। अर्थ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो युक्तिकरण का मतलब क्या है, अपनी असफलता के पीछे कोई भी तर्कसंगत कारण तलाश करके उस असफलता का औचित्य स्थापित कर देना, ये क्या कहलाता है,
आपकी युक्तिकरण। आप जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें जो एग्जाम में आई है, बहुत सारी चीज़ें अपन करते हैं, आप खुद अपनी दैनिक दिनचर्या में सबसे अधिक प्रयोग करते हैं इसको, हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आप एग्जाम देने गए, पेपर आपने देखा, पेपर आपका कुल मिला के हो गया, ठीक ठाक हो गया, लेकिन जैसे ही पेपर हुआ आपका, ठीक है, और मीडियम हुआ, मान लो खराब हो गया, तो जैसे घर पहुंचते हैं, घर वाले पूछेंगे बेटा पेपर कैसा हुआ, तो लगभग लोग आजकल सब बोलते हैं सर ठीक हुई, बढ़िया हुई। अब सबका पेपर अच्छा हुआ, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आना होता है उस दिन पूछते हैं घर वाले बेटा क्या हुआ, रिजल्ट में नहीं हुआ आपका, तो आप उस दिन कहते हो पापा क्या बताऊं, मैं तो पेपर ही आउट हो गया था, मतलब पेपर ही आउट हो गया था। अब आप अपनी कमी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपने किस में डाल दिया, पापा देखो पेपर आउट हो गया, व्हाट्सएप पे आ गया था, बताओ मेरा कैसे होता, मैंने मेहनत तो बहुत की, तो आपने पेपर आउट होने पे अपनी असफलता का दोष ठहरा दिया। घर वाले सोचेंगे भाई पेपर ही आउट हो गया तो बच्चे क्या गलती है, बेटा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, पापा मैं आपको क्या बताऊं, मेरे तो एग्जाम से पहले 1 महीने पहले इतनी तबीयत खराब हो गई, मेरा तो कुछ भी याद नहीं रहा, मेरे को तो पानी वहाँ का अच्छा नहीं लगा, मैं तो परीक्षा में बैठा ही नहीं रहा गया, मतलब अपनी बीमारी का बहाना बना दिया आपने। बेटा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, पापा क्या बताऊं, जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग की उसका एक भी प्रश्न नहीं आया, मैंने तो बहुत मेहनत की, मैंने उन पे विश्वास कर लिया। घर वाले सोचेंगे भाई बच्चे क्या गलती, कोचिंग वाले की गलती है। मतलब दूसरों पे डाल देना, अपनी यह सफलता को टीचर पे डाल दो, परिस्थितियों पे डाल दो, उसके पीछे कोई ना कोई बहाना बना दो, ये कौन सी युक्ति है, युक्तिकरण। जैसा कि कहानी, बहुत प्रसिद्ध कहानी आप जानते हैं, अंगूर खट्टे हैं। क्या है, अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी को भूख लग रही थी और जैसे उसने अंगूर लेने की कोशिश की, लेकिन अंगूरों की ऊंचाई इतनी थी उसके हाथ नहीं आए, और लास्ट में लोमड़ी ने क्या कहा, ये अंगूर ही खट्टे हैं, मेरे को अंगूर खाने नहीं है। अरे खा तो वो लेती, लेकिन उसके हाथ नहीं आ रहे हैं, इसलिए उसको क्या कह रही है कि अंगूर खट्टे हैं। एक उदाहरण और आता है, नींबू मीठे हैं। नींबू के मीठे होते हैं क्या, मैं तो नींबू का जूस नहीं पीऊंगा, मुझे तो खट्टा जूस चाहिए, नींबू जबकि क्या है, ये मीठे हैं। तो नींबू मीठे हैं, अंगूर खट्टे हैं, मैं बनना नहीं चाहता, अपनी असफलता के पीछे बहुत सारे कारणों को डाल देना, दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहरा देना, अपनी बीमारी का बहाना बना देना, परीक्षक पे दोष डाल देना, ये सब कौन सी युक्ति होती है, युक्तिकरण होती है दोस्तों। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट युक्ति है, कौन सी, युक्तिकरण। इसकी अपन चर्चा, पहली युक्ति है युक्तिकरण, इसको अपने डिटेल में समझ लिया। अब 2 नंबर पे अपन चर्चा करेंगे। देखिए पहली युक्ति थी युक्तिकरण, मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गई कि अच्छे से, आपने असफलता के पीछे कोई भी तर्कसंगत कारण ढूंढकर उसका औचित्य स्थापित कर दो। एग्जाम्पल कैसा भी बना सकता है, अर्थ समझ में आना चाहिए और अर्थ को अप्लाई करना है। एग्जाम्पल हजारों बनाए जा सकते हैं, समझ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, सिंपल सी थ्योरी याद रखना। 2 नंबर पे अपन चर्चा करेंगे दमन, रिप्रेशन। दमन क्या होता है, बहुत से बच्चों में इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 2 युक्तियां होती हैं, एक दमन होती है रिप्रेशन और एक होती है समन सप्रेशन। इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। दमन क्या, समझिएगा, आज अपने कंफ्यूजन को दूर करके जाइएगा। दमन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो सिगमंड फ्राइड ने किया। किसने किया, फ्राइड ने। दमन क्या होता है, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बड़ी दुखदायी होती हैं, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, क्या परिस्थितियां बनती हैं कि जिंदगी में, कि जिस व्यक्ति या जिस परिस्थिति के बारे में आपने बहुत कुछ सोचा, जिनसे आपको बहुत अच्छी अनुभूति होती थी, उनसे आप नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे कोई भी दुखदाई व्यक्ति, दुखदाई विचार को बिना जानकारी के अचेतन मन में डाल देना, यह दमन युक्ति है। समझ में आ रहे हैं, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ, मैं किसी इंसान से मिला, ठीक है, किसी रिश्ता मैंने किसी के साथ स्थापित किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया, उनसे हमारा विलगाव हो गया। अब उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, या तो सुसाइड कर लो। सुसाइड क्या है, गलत है, तो अच्छा क्या है, दमन करें। यानी उस व्यक्ति के साथ आपकी बहुत अच्छी यादें हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति को भुलाने के लिए, उस घटना को भुलाने के लिए क्या करेंगे, उन विचारों को आप बिना जानकारी के अचेतन, देखो मैं शब्द को समझिएगा, बिना जानकारी के अचेतन मन में डाल देना। एक शब्द आता है बलपूर्वक डाल देना, वो समन हो जाएगा सप्रेशन, लेकिन बिना जानकारी के डाल देना, आपको पता ही नहीं चला और आप उस इंसान को भूल गए। बहुत बार होता है, बहुत बार होता है हमारे जीवन में। जैसे हमारे परिवार में कोई हादसा हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, अब डेथ हो गई, वो बहुत प्रिय व्यक्ति थे आपके, अब उनके बिना आपको एक बार लगता है कि सब कुछ बकवास है, बड़ा अजीब, दिमाग खराब हो जाता है, सब कुछ बुरा लगने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और उस वक्त के साथ उस व्यक्ति की जो यादें जिस समय वो खत्म हुए थे, उस समय जितनी यादें थी उतनी नहीं रहेंगी और कमजोर होती जाएंगी, और आप अपने आप को व्यस्त करते जाएंगे, और वो यादें जितनी कम हुई हैं, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, उन यादों को आपने कहाँ डाल दिया, अचेतन मन में डाल दिया। और उस परिवार में ऐसा लगता है कि यार कभी परिवार खड़ा होगा क्या, उस परिवार में फिर से उत्सव मनाया जाता है, फिर से शादियां होती हैं। मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्तियों ने, उस परिवार के सदस्यों ने क्या किया, दमन। वो खत्म कभी नहीं होगा, लेकिन आपने उस विचार को क्या डाल दिया, अचेतन मन में डाल दिया, बिना जानकारी के। हमारी कहावत चलती है,
वक्त बड़े से बड़े घाव को भर देता है। ये कौन सी युक्ति है साहब? दमन है। तो सिंपल सा समझ में आया कि उस दुखदायी व्यक्ति, विचार या घटना को बिना जानकारी के अचेतन मन में डाल देना, ये कौन सी युक्ति होती है? दमन होती, जिसको अपन बोलते हैं रिप्रेशन। कि मुझे व्यापार में घाटा लग गया, मैं बार बार जब याद करता हूं तो दिमाग खराब हो जाता है। धीरे धीरे आपने क्या किया, उस विचार को अचेतन मन में डाल दिया है, अचेतन मन में चला गया और धीरे धीरे आप उसको भूल गए, बहुत अच्छा व्यापार में फायदा होने लग गया। इस प्रकार किसी व्यक्ति को भुला देना, ये सब कौन सा? दमन। इसी के साथ जो एक युक्ति आती है शमन, सरप्रेशन, थोड़ा सा इसको मैं चर्चा कर लेता हूं। इसके साथ ही है, इससे जुड़ी हुई युक्ति है दमन के साथ समन, रिप्रेशन। एक प्रकार से इसका भाग कह दें आप, अलग करो तो अलग कर दो, बाकी इसी का पार्ट है दमन और शमन। शमन का मतलब क्या है? सरप्रेशन। समन का मतलब क्या है? सरप्रेशन। सरप्रेशन क्या है समझना इसको। दमन में आपने क्या किया कि उस विचार को बिना जानकारी के अचेतन मन में डाला। और शमन का मतलब क्या है? सरप्रेशन का मतलब क्या है? जब मैं किसी विचार को, किसी व्यक्ति या घटना को जबरदस्ती या बलपूर्वक अचेतन मन में डालता हूं। देखिए शब्दों का अर्थ समझिएगा, मैं बलपूर्वक डालता हूं, जबरदस्ती डालता हूं, वो कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा हूं? मैं समन कर रहा हूं। तो जहां जबरदस्ती शब्द आ रहा है, जहां बलपूर्वक शब्द आ रहा है, वहां क्या आएगा? शमन आएगा, सरप्रेशन आएगा। और बिना जानकारी के आ रहा है, वहां क्या आएगा? दमन। तो थोड़ा सा फर्क है, समन में जबरदस्ती आ गया और दमन में क्या आ गया? बिना जानकारी के आ गया, बस ये थोड़ा सा फर्क है। तो ये दमन का ही भाग होती है समन। मान लीजिए दोनों आए तब तो आपको अंतर याद रखना है कि समन में बलपूर्वक या जबरदस्ती करना है। किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, दिमाग खराब हो गया और आप उसको भूल जाना चाहते हैं कि सर मैं याद ही नहीं करना चाहता, उसको याद करता हूं मेरा दिमाग खराब हो जाता है, तो आप उसको याद नहीं करना चाहते हैं जबरदस्ती, तो वो बलपूर्वक भेज देना वो समन है। और लेकिन वक्त के साथ भुला दिया, ये कौन सी युक्ति है? दमन। ये थोड़ा सा माइंड में रखना है। तो दमन और समन का अर्थ मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा, इसको लेकर कंफ्यूजन मत रखना। बलपूर्वक शमन है, बिना जानकारी के क्या होता है? दमन है। तीसरी युक्ति की अपन चर्चा करेंगे और वो है प्रतिगमन, प्रत्यावर्तन, जिसको अपन बोलते हैं रिग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट युक्ति है रिग्रेशन। प्रतिगमन, प्रत्यावर्तन क्या होता है समझना है इसको थोड़ा सा। प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन का मतलब होता है पीछे की ओर लौटना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पीछे की ओर लौटना। मतलब जिंदगी में कोई समस्या आई तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने जीवन के अतीत की ओर मुड़ जाओ। आप छोटे बच्चे की तरह बिहेव करना शुरू कर दो। कोई भी समस्या आ गई, मतलब जैसे बहुत बार इस पे प्रश्न आता है कि अपने घर में अमूमन आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा, कुछ बड़े व्यक्ति होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जब उनसे मिलने जाते हैं तो थोड़ी सी उनकी अपेक्षाएं होती हैं कुछ। तो जैसे उनसे कोई मिलने आएगा तो वो उनके सामने जोर जोर से रोना शुरू कर देंगे। क्या बताएं, हालत खराब है, ना कोई टाइम पे देता है, खाना खिलाता है, ना चाय देता है, बैठता नहीं है, मतलब बच्चे की तरह रो रहे हैं। जबकि इतना वृद्ध व्यक्ति बच्चे के समान रोएगा अच्छा थोड़ा लगेगा, लेकिन वो बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो एडजस्टमेंट स्थापित करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। बच्चे के समान आप हंस रहे हैं, ये भी आपका प्रतिगमन है। वृद्ध व्यक्ति एक बच्चों के बीच में रह के 65 साल का व्यक्ति और कांच की गोलियां खेल रहा है, वो कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? वो प्रतिगमन, पीछे की वो लौट रहा है। ठीक है, तो जिंदगी में समस्याओं का समाधान करने के लिए छोटे बच्चे के समान आप बिहेव करते हैं। किस समान व्यवहार करते हैं? छोटे बच्चे के समान बिहेव करते हैं। कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा, बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, अंगूठा चूसते हैं। तो ये बीप, इतने बड़े व्यक्ति अंगूठा चूस रहा है, वो प्रतिगमन युक्ति का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, एक वृद्ध महिला है, वो गुड्डा गुड्डी का ब्याह रचा रही है। अब वृद्ध महिला और गुड्डा गुड्डी का ब्याह तो बचपन की क्रिया है, लेकिन वो महिला कर रही है। तो ये चीजें क्या है? वो एडजस्टमेंट स्थापित करने वाली। कोई महिला शॉपिंग के लिए गई और वहां बच्चे की तरह जिद करने लग गई कि मेरे को तो चीज चाहिए, मैं तो लूंगी। ये कौन सी युक्ति है? प्रतिगमन है, क्योंकि इससे जिद तो बच्चा, छोटा बच्चा करता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो समस्या का समाधान करने के लिए छोटे बच्चे के समान जब बिहेव करना लग जाता है, वो प्रतिगमन होती है। एक प्रश्न आया था स्कूल व्याख्याता में कि एक 10 साल का बच्चा है और वो 8 महीने के बच्चे के समान घुटनों के बल चलता है, वो कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है? तो 10 साल का बच्चा है, वो चल सकता है, लेकिन वो किसका प्रयोग कर रहा है? घुटनों के बल चल रहा है। मतलब क्या कर रहा है? वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक प्रकार से क्या हो गया? प्रतिगमन हो गया। यानी छोटे से बच्चे के समान बिहेव करना। बड़ा व्यक्ति बिस्तर पे पेशाब कर देता है, अंगूठा चूसता है, बहुत बड़ा व्यक्ति बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहा है, या बच्चों जैसी कोई भी ऐसी हरकत वो व्यक्ति करता है, तो वो याद रखना कौन सा प्रतिगमन होता है? प्रतिगमन इसको बोलते हैं। वैसे 2 प्रकार के रूप में भी होता है, लेकिन आपको सिंपल अर्थ में ये समझना है कि एक वृद्ध व्यक्ति एक बच्चे के समान रो रहा है, या कोई भी व्यक्ति बच्चे के समान बिहेव कर रहा है, इससे प्रतिगमन होता है। एक अहम प्रतिगमन होता है, एक यौन प्रतिगमन होता है। यौन प्रतिगमन में आप काम क्रियाएं बच्चे के समान करते हैं, और अहम प्रतिक्रिया में आप बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। याद रखना, ये अहम और यौन प्रतिगमन। उसके बाद अपन 5वीं युक्ति की ओर, चौथी युक्ति की ओर चलते हैं अपन, रूपांतरण, कन्वर्जेशन। ठीक है, रूपांतरण क्या है, कन्वर्जेशन क्या है? ये एक अप्रत्यक्ष युक्ति है, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी गई है।
ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानेगी रूपांतरण कन्वर्जेशन, ठीक है। रूपांतरण का मतलब क्या होता है कि इस पे अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है। जैसे ऊपर वाली जो तीनों युक्तियां मैंने बताई इन पे सब पे बहुत प्रश्न पूछे गए, लेकिन रूपांतरण पे प्रश्न नहीं है। रूपांतरण का मतलब समझ लीजिए कि जब हमारे अंदर कोई तनाव आता है या कोई भी आपदा आ रही है, भविष्य का आपको संकट दिख रहा है, तो आप क्या करो, उसमें कोई ना कोई बीमारी का बहाना बना लो। कई बार होता है, आपने कमजोर लोगों को देखा होगा, कई कायर व्यक्ति होता है। मान लीजिए कोई कायर व्यक्ति है और उसको कहा जाए कि आपको सीमा पे लड़ने जाना, युद्ध होने वाला है, ठीक है। अब वो कायर है तो वो क्या करेगा, युद्ध के नाम से डर गया और वो उसने बहाना बनाना शुरू कर दिया, साहब मुझे छुट्टी चाहिए, मेरा तो बीपी बढ़ने वाला, हार्ट अटैक आने वाला है, ठीक है। तो हम जब कोई बीमारी का बहाना बनाते हैं, ठीक है ना, कि आपको लगता है कि मुझे मैराथन प्रतियोगिता में भाग लेना है, घर वालों ने कहा है, लेकिन आप उससे पहले डरते हुए क्या करते हैं, आप बीमारी का बहाना बना लेते हैं। तो अपने तनाव को जब शारीरिक लक्षण में बदल लेना है, वो कौन सी युक्ति कहलाती है दोस्तों, रूपांतरण कहलाती है। समझ में आ गया कन्वर्जेशन क्या है। तनाव से बचने के लिए या उस तनाव को आप क्या करते हैं, शारीरिक लक्षण के रूप में बदल देते हैं, बीमारी का बहाना बना लेते हैं, बुखार होने की बातें करने लग जाते हैं, ठीक है। ये सब मतलब युद्ध के भय से आप एकदम से हार्ट अटैक का बहाना बनाने लग जाते हैं। आप ये कहते हैं मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कोई भी क्रियापन करते हैं, व्यवहार करते हैं जिसमें अपने तनाव शारीरिक लक्षण बदल जाता है, इस युक्ति को अपन क्या बोलते हैं, रूपांतरण। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, फिर भी देख लीजिएगा। अगली युक्ति की हम बात कर रहे हैं, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट युक्ति है। इंपॉर्टेंट इस संदर्भ में है कि इस पर ज्यादातर जो प्रश्न आए उसमें कई बार पूछा जाता है कि सबसे रचनात्मक युक्ति कौन सी है, सबसे पॉजिटिव युक्ति कौन सी, सबसे पॉजिटिव युक्ति कौन सी होती है, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। समझना है इसको। उदात्तीकरण को आप मार्गंतीकरण कह सकते हैं, उदात्तीकरण को आप शोधन कह सकते हैं। तीनों शब्द एक ही हैं। उदात्तीकरण है वही मार्गंतीकरण है, मार्गंतीकरण है वही क्या है, शोधन है। समझिएगा सब्लिमेशन क्या है। देखिए सब्लिमेशन है उदात्तीकरण का मतलब समझिए कि मान लीजिए आपकी कोई इच्छा है, कोई भी इच्छा है, लेकिन वो इच्छा क्या है, गलत है, समाज विरोधी इच्छा आप में, उसको समाज मान्य नहीं कर रहा है, समाज या परिवार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप क्या करें, उसको उस रूप में बदल लो जिसमें समाज स्वीकार कर ले कि मेरे मन में कोई गलत विचार, इच्छा है जिसको समाज वैलिड नहीं कर रहा है, वो किसी न किसी रूप में गलत है, अवांछित है। तो मैं क्या करूं, उस इच्छा को समाज मान्य रूप में बदल लूंगा। ये युक्ति कौन सी कहलाएगी, उदात्तीकरण कहलाएगी, सब्लिमेशन कहलाएगी। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। देखिए सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी बार आपने देखा है कि लव मैरिज होती है, उसको हमारा समाज नहीं मानता, परिवार नहीं मानता, और आजकल ऐसे बहुत सारे प्रारूप आ रहे हैं कि उस लव मैरिज को हम अरेंज मैरिज के रूप में बदल रहे हैं। तो लव मैरिज का अरेंज मैरिज के रूप में बदल देना क्या हो गया, उदात्तीकरण हो गया, ठीक है। एक व्यक्ति है, बहुत बदमाश है, गुंडा टाइप है, मन में आ रहा है उसकी धुलाई कर रहा है, मन में उसकी पिटाई कर देता है। अब वो मन में आ रहा है उसकी पिटाई कर रहा है, धुलाई कर रहा है, सब परेशान है, गलत है कि नहीं है, गलत है वो भाई। ऐसे कोई सही थोड़ी लगेगा, समाज तो गलत मानेगा, परिवार गलत मानेगा, हर किसी को मार लेता है, तो उसका गलत रूप है। लेकिन वही बदमाश व्यक्ति रिंग में जाकर मुक्केबाजी करता है, बहुत अच्छा बॉक्सर बन जाता है। तो रिंग में जाके बहुत अच्छा बॉक्सर बन गया। ये कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है, वो उदात्तीकरण है। अब उसको समाज मानेगा कि नहीं मानेगा, पॉजिटिवली मान रहा है, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। लेकिन वो जो गलत तरीके से मार रहा था लोगों को, वो क्या था, गलत था। तो अपनी गलत इच्छा को समाज मान्य रूप में बदलने क्या कहलाएगी, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन कहलाएगी, ठीक है। या मान लीजिए इसको और भी उदाहरण बना सकते हैं, किसी ने आपको धोखा दे दिया प्रेम में, अब दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है, अब क्या करें क्या नहीं करें, और आप युद्ध क्षेत्र में जाके बड़ी वीरता प्रदर्शित कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार से क्या है, वो भी उदात्तीकरण है। एक विधवा महिला है, उसमें मातृत्व प्रेम जाग उठा, उसकी इच्छा है कि मैं किसी बच्चे को लूं और उससे प्यार करूं, मातृत्व प्रेम, लेकिन वो विधवा महिला बच्चे को लेके आएगी, लोग 1000 अंगुलियां उठाएंगे, समाज उस पर अंगुलियां उठाएगा, तो वो गलत रूप हो जाएगा। लेकिन वही महिला, विधवा महिला, एक अनाथ आश्रम में जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है, उनके साथ समय बिताना शुरू कर देती है। ये युक्ति कौन सी हो जाएगी, उदात्तीकरण। तो उदात्तीकरण का मतलब समझ में आ गया, ये सबसे रचनात्मक युक्ति मानी जाती है। इसमें आप अवांछित इच्छा को, गलत इच्छा को सही इच्छा के रूप में कन्वर्ट कर लेते हो। अगली अपन युक्ति की बात कर रहे हैं दोस्तों 6 नंबर पे, प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। विपरीत निर्माण कह दें, प्रतिक्रिया निर्माण कह दें की बात है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। प्रतिक्रिया निर्माण क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है, समझना। तो प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब है, इसको विपरीतात्मक निर्माण भी आप इसे कह सकते हैं। मतलब इसका तात्पर्य होता है कि आप में इच्छा कुछ और है और व्यवहार कुछ और कर रहे हो, मतलब अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना। ये कौन सी युक्ति है, प्रतिक्रिया निर्माण। समझिएगा, उदाहरण समझिएगा। मेरे मन में इच्छा कुछ और चल रही है, लेकिन मैं व्यवहार उसके अपोजिट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, व्यवहार बहुत अपोजिट कर रहा हूं। कई बार होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सी बार हमारे साथ ये चीजें होती हैं, ठीक है ना, कि एक कहावत अपन बोलते हैं, मन बनावे मुंह हिलावे। होता है ना, किसी घर पे जाते हैं तो अगला पूछता है खाने में क्या लोगे, नाश्ते में क्या लोगे, अगला अपन कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं लेना भाई, मैं तो खा के आया हूं, पेट भरा हुआ है मेरा तो एकदम से।
अगला कहेगा अरे फिर भी कुछ थोड़ा सा ले लो यार, मंगा देता हूँ, नहीं नहीं कुछ नहीं लूंगा, मैं तो खा के आया हूँ। फिर भी अगला मंगा देता है, और मंगाने के बाद होता क्या है, अभी तो आप मना कर रहे थे, उसने एक बार और कहा और आपने शुरू हो गए और पूरा मीटर चेप देते हो आप लोग, जबकि अभी आप मना कर रहे थे। तो ये कहावत बनी, मन बनावे मुंह हिलावे। मन तो है अंदर से खा लूँ, लेकिन सोच रहे हो यार ऐसे खा लूँगा तो सही नहीं रहेगा, तो अपन शुरुआत में 2-4 बार कहने के बाद उस चीज़ को कर देते हैं, तो मन में इच्छा कुछ और थी, व्यवहार कुछ और करते हैं। बहुत से लड़कों के साथ होता है, रिश्ता आता है तो नाटक करते हैं, नहीं करनी मेरे को, नौकरी लगनी है, और लास्ट में जाके पापा को कहते हैं पापा देख लो थारी इच्छा है, मैं कर लूँ, ठीक है। तो मन में इच्छा कुछ और है, मन में तो लड्डू फूट रहा है कि हो जाए ठीक है, और व्यवहार करो नहीं मेरे को नहीं करना। तो मन में इच्छा कुछ और है, व्यवहार कुछ और कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण ये भी आता है बगुला भगत, ठीक है। एक आता है मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में तो राम राम है और बगल में छुरी डाल रखी है। बहुत बार एक एग्जाम्पल आता है, एक भ्रष्टाचारी नेता भ्रष्टाचार के भाषण दे रहे हैं, हम समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचार गलत है, वो है, और जब मौका पड़ता है तो साहब पीछे से ले लेता है। ये क्या है? व्यवहार में तो कुछ और बोल रहे हो आप कि गलत है, और मौका पड़ते हो आप पीछे से गलत काम करते हो। तो ऐसे लोग मुंह में राम बगल में छुरी, बगुला भगत, मन बनावे मुंह हिलावे, यानी कि अपनी अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना। इच्छा मन में कुछ और है, मन में कपट चल रहा है और बाहर से राम राम आप बोल रहे हो। ये सब आपकी कौन सी युक्ति है? रिएक्शन फॉर्मेशन। तो ये दोस्तों प्रत्यक्ष युक्तियां हैं, मतलब प्रधान युक्तियां थी, 7 युक्तियां हो गई, ठीक है। मैंने दमन को समन के साथ बता दिया, बाकी 7 मतलब 6 मुख्य प्रकार से कौन कौन सी। पहली युक्ति आपको समझनी थी कौन सी? युक्तिकरण, औचित्य स्थापन। दूसरी हमने दमन पढ़ी, दमन के साथ मैंने आपको समन यानी सरप्रेशन को समझा दिया। समन के बाद तीसरी युक्ति आती है आपकी रूपांतरण, ठीक है, मतलब प्रतिगमन, प्रत्यावर्तन, रिग्रेशन, पीछे को लौट जाना। चौथी रूपांतरण, और 5वीं उदातीकरण, और छठी रिएक्शन फॉर्मेशन। इनको चाहे 6 मान लो चाहे 7 मान लो, समन को अलग मानोगे तो 7 हो जाएंगी, और समन को अपन दमन के साथ शामिल करते हैं क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए एक प्रकार से। तो ये 7 प्रधान युक्तियां हैं, इनको याद रख लेना। अब अपन बात करेंगे गौण मनोरचनाएं। कौन सी मनोरचनाएं? गौण मनोरचनाओं की अपन बात करेंगे। गौण कौन सी होती हैं? ये एक प्रकार से प्राथमिक की ही सहायक होती हैं, ठीक है।